टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगर बोलो तो लास्ट क्लास में ही ऑलरेडी सारे चैप्टर हम लोग सारे कंसेप्ट जो थे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम मतलब कुछ लैंग्वेज दिया रहेगा, आज कोई भी इक्वेशन लिख के नहीं दिया जाएगा। इक्वेशन आपको खुद फॉर्म करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। मैं ब्रीफ देता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले देख लीजिए, लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है, ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन रिकॉल 14 15, जिन बच्चों के नाम ग्रीन में दिख रहे हैं उनका सारा ही आंसर सही है। जिनका 2 आंसर सही है उनका नाम येलो में है। बाकी सारे बच्चे थोड़ा और ध्यान से आंसर करें। अगर आपका कुछ स्किप हुआ है तो स्किप नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो क्लास के एंड में, जब भी आपको समझ में, कभी भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो बिल्कुल आप पूछा करो, ठीक है, कोई भी डाउट। चलिए, तो पोल पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आज के क्लास में कोई भी पोल नहीं करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में कोई भी पोल हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज बस वर्ड प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। ध्यान से करिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। देखो अभी तक क्या हो, मैं ब्रीफ देता हूं। अभी तक क्या हो रहा था, आपको एक समीकरण को हल करने वाले की मैं बात कर रहा हूं, जो समीकरण को सॉल्व करते थे। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 समीकरण दिया गया था। मान लो अभी तक मैं बोल रहा था कि x प्लस वाई बराबर 10 दे दिया, ऐसे लिख कर दिया था। एक और समीकरण लिख के दे दिया गया था, तो आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड था, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन मेथड, और दूसरा क्या था हमारे पास, विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड। दोनों में से जिसमें मेथड से आपको कंफर्टेबल हो उससे आप सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये दिया नहीं रहेगा। मान लो अगर ये नहीं दिया रहे तो आपको क्या लिखा रहेगा। मान लो अगर मैं लिख दूं कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या का योग यानी उनका सम कितना है, 10 है। अगर मैं एक लैंग्वेज लिख दूं, ठीक है, तो वो 2 संख्या तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं को 2 संख्याओं का योग 10 है, तो आपको सर मान लो पहला संख्या 8 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है 6 रहा हो और 4 रहा हो, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। हो सकता है सर एक संख्या 9 और एक संख्या 1 हो, इनको भी जोड़ेंगे तो 10 होगा। हमें नहीं पता कि संख्याएं क्या है, तो आप मान लीजिएगा कि सर पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारे पास y है, ठीक है। मान लिया, कुछ भी वेरिएबल मान लो x और y। अब बोलोगे सर x और y का योग यानी सम 10 है, तो आप लिखिएगा सर x प्लस वाई बराबर 10। तो हमने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन था हमारे पास, आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन था। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने समीकरण बनाया। एक और कोई इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, अच्छा स्क्रीन की थोड़ी इशू आ रही है, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, एक और इंफॉर्मेशन से एक और समीकरण बना लेंगे, ठीक है। एक और समीकरण बना सकते हैं। एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर 2 इंफॉर्मेशन रहेगा तो 2 समीकरण बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताइए, ठीक है। तो 2 समीकरण बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे प्रतिस्थापन मेथड से चाहे विलोपन मेथड से, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन से ही आता हूं। हो सकता है कुछ चीज समझ में आई हो सकता है कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा सारा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कुछ ऐसा, एक आकृति दिया, पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन देखो, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड ही आते हैं, ठीक है, या आने के चांसेस है, तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कह सकते हैं सर शेप पे आधारित प्रॉब्लम, आकृति पे आधारित। तो यहाँ पर बोला गया है, दी गई आकृति में ABCD क्या है, एक आयत है। आयत कहने का मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करिए। हमें x और y का मान ज्ञात करना, एक फिगर दे दिया गया। तो किसी भी रेक्टेंगल में आपने क्या जानते हो, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, मैं कोई भी रेक्टेंगल ऐसे बना दूं, मुझे बताइए अगर ये रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a और यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, मुझे बताओगे a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आपको पता है a के सामने वाले भुजा 12 सेंटीमीटर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैं b लिख दिया, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया, तो आपको पता है b का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हमें पता है प्रीवियस नॉलेज से, कुछ चीजें पुरानी यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में पता है। तो इस रेक्टेंगल को देखकर आप कह सकते हो सर अकॉर्डिंग टू फिगर, शेप के अनुसार, फिगर के अनुसार आप कह सकते हो सर AB जो हो गया, CD जो होगा, CD भुजा जो होगा वो किसके बराबर होगा, CD किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा क्या, CD और AB बराबर होंगे।
आमने सामने की भुजाएं CD भुजा जो होगी वो AB के बराबर होगा, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से आप बोलोगे, यहाँ से आप कह रहे हो CD का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, या मैं 30 लिख देता हूँ। तो यहाँ से हमने एक समीकरण बना लिया, सर x प्लस वाई जो है 30 सेंटीमीटर के बराबर है, 30 के बराबर है। उसके बाद बोलोगे सर हमें ये भी पता है कि AB भुजा जो है, सॉरी AD भुजा जो है, इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, AD भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर होगा, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज और लिख दीजिए, ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं सर BC भुजा जो होगी वो बराबर होगी AD भुजा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई जो होगा, BC का लंबाई x माइनस वाई लिखा गया है, और AD है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 14। तो अब आपको दिख रहा होगा सर दो समीकरण हमने बना लिया, दिया नहीं गया था, हमने बना लिया, ठीक है। तो दोनों समीकरण क्या क्या है, अब जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो उससे आप सॉल्व कर लीजिए। आप कह रहे हो सर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 30 है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 14 है, ठीक है। इन दो समीकरणों को आप क्या करोगे, या तो आप प्रतिस्थापन यूज करोगे, मैं जो आसान रहेगा, जिस क्वेश्चन में जैसा मेथड आसान रहेगा मैं उससे सॉल्व कर दूंगा, आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर बोलोगे सर y का मान निकाल कर दूसरे में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस दोनों समीकरण को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, इनको मैं योग कर देता हूँ, इनको ऐड कर देंगे, तो मैं इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन में क्या होगा, जोड़ने पर आप कहोगे सर ये प्लस का y दिख रहा है और यहाँ माइनस का y दिख रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x ऐड होकर के 2x बन जाएगा। 2x बराबर कितना, 30 और 14 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपका 4 और 4 44, ठीक है। 2x का वैल्यू अगर 44 है तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से आप कहोगे सर x का जो मान आएगा वो 44/2, यानी x का वैल्यू 22, ठीक है। तो x का वैल्यू 22 आ गया हमारा, x का वैल्यू 22 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना होगा, अब इस किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, मैं समीकरण 1 में पुट कर रहा हूँ, तो x बराबर 22 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख के बताइए कितना आ रहा है, x प्लस वाई जो है, हाँ इतना तो कर सकते हो आगे, ये तो आप कर सकते हो ना, x प्लस वाई जो है वो 30 के बराबर है, ठीक है। तो x का मान 22 रख के बताइए कितना आ रहा है, x का मान आप 22 सर रखो, वाई का 8 है। हाँ क्या बोल रहे टू एट हो, 8 आएगा ना, तो यहाँ से आप कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है। x का मान 22 है, y का मान ठीक है, तो आपको सर y का मान कितना आ जाएगा 30 माइनस 22, 30 में से 22 घटाओगे आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है, 30 में से 22 घटाया 8 मिलता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर x का वैल्यू जो आया वो 30 आया और y का वैल्यू जो आया 8 आया, सेंटीमीटर लगा दीजिए क्योंकि इकाई हमारा सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स और y दोनों ही हमने निकाल दिया, क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या बोलेंगे सर, आकृति पे आधारित क्वेश्चन था, शेप पे आधारित क्वेश्चन था, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास फिर से ये थोड़ा ज्योमेट्री पे आधारित है, ज्यामिति पे आधारित है, संपूरक कोण लिख दिया गया। मैं थोड़ा आपको संपूरक कोण के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ चीजें नोट कीजिए क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर मैं लिख रहा हूं संपूरक कोण, तो संपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण। तो मुझे बताओगे सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सर जो 180 डिग्री का हो। डिग्री होता है। हाँ योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास कोई दो कोण ऐसे हैं जिनका योग 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास कोई दो कोण है जिसका योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोण x और y है और अगर ये सप्लीमेंट्री है तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में सप्लीमेंट्री ही आएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूरक कोण पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है, अगर मैं लिखूं पूरक कोण को इंग्लिश में तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। सर इसका योग 90 डिग्री, इसका योग 90 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर अगर किसी दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों ही कोणों को पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। तो मैं अगर बोलूं योग 90 डिग्री, इसका मतलब अगर मेरे पास कोई दो कोण मान लो ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ए और बी लिखता हूँ तो उनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, समपूरक कोणों का योग 180 होता है। अगर कंफ्यूज होते हो, पूरक देखिए छोटा वर्ड है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पूरक अगर छोटा वर्ड है तो 90 डिग्री भी छोटा है, समपूरक बड़ा वर्ड है तो समपूरक 180 डिग्री भी बड़ा है। बस एक ट्रिक है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि किसमें 90 होता है, किसमें 180 होता है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला गया था, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो कोण होंगे, सप्लीमेंट्री कोण में दो कोण होते हैं संपूरक में। कोण ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहां पर मान लो, आप क्या लिखोगे अपने एग्जाम में, माना जो बड़ा कोण है, आप लिख दीजिएगा, एक्स वाई सीधे मत मानना, आप लिख देना मान लिया बड़ा कोण, जो हमारा बड़ा वाला कोण है ना, उसको आप एक्स मान लीजिए, बड़ा वाला कोण एक्स है। और छोटा वाला कोण को मान लो, जो भी उसमें से छोटा कोण रहा होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री में दो कोण रहेंगे, तो छोटा वाला कोण को आप वाई मान लीजिए, छोटा वाले कोण को आप वाई मान लीजिए। तो यहां से आप बोलिए, अगर मान लो दो कोण सर एक्स और वाई है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, बताइए? 180। 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है जो भी कोण है संपूरक है, संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो एक्स प्लस वाई 180 मिलेगा। ठीक है, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। उसके बाद देखिए, आपको बोला जा रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर कोई एक कोण दूसरे कोण से अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 18 है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ए का एज, ए जो है बी से, समझिएगा कोई दो पर्सन है ए और बी, मैं कह रहा हूं ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, समझिएगा 5 वर्ष बड़ा है, तो मैं ए माइनस बी करूंगा, इनके एज का अंतर देखूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? ए के एज में से बी का एज घटा दो तो क्या मिलेगा? अगर ये 5 वर्ष बड़ा है तो 5 मिलेगा। मान लिया कि ये 20 साल का रहेगा तो दूसरा 25 साल का रहेगा ना, अंतर तो 5 साल का रहेगा। अगर ये 30 साल का है तो ये 35 साल का रहेगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर अंतर 5 साल का रहेगा। तो अगर कोई एक कोण दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ऐसे केस में अंतर आप कहोगे। बस ध्यान देना, यहाँ पर y माइनस एक्स नहीं लिख सकते, ये लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ा कोण आपने x माना है। तो बड़ा कोण में से छोटा कोण घटाएंगे तो 18 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर बड़े कोण में से अगर छोटा कोण घटा दें तो 18 डिग्री मिलेगा, क्योंकि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ज्यादा है तो उनका डिफरेंस यानी अंतर 18 डिग्री का आएगा। इस वाले को क्वेश्चन 2 मानिए। अब सॉल्व कर लोगे क्या इसके आगे? इसके आगे कर लेंगे, बाकी सेम चीज है जो मैंने पीछे किया है। ठीक है, तो सिंपली आप, मैं जल्दी से कर दे रहा हूं इसको। इन दोनों को आप क्या करोगे, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन, जैसे भी सही लगे। मैं विलोपन यूज कर रहा हूँ क्योंकि वाई वाई दिख रहा है, साफ कट जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को आप योग करोगे, यानी ऐड जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा कि सर प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स ऐड करोगे, एक्स और एक्स को ऐड करोगे, यहाँ मिलेगा सर 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़िए, एक्स प्लस एक्स आपका मिल जाएगा 2x, 180 में 18 जोड़ेंगे तो 8, 8 एक 9, और यहाँ पर एक 198। यहाँ से बताइए एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है? ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। तो 99 डिग्री। हाँ, कितना मिल रहा है? 99 डिग्री, 2 नंबर 18 और एक बच जाएगा, 2 नंबर 18, तो 99 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसा मैं सोचा कहीं और से करवा रहा हूँ। 99 डिग्री, एक्स का वैल्यू 99 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब बड़ा वाला कौन 99 डिग्री आ गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो आपसे एक्स वाई पूछा गया था, इसमें एक्स वाई नहीं पूछा गया आपसे, तो कौन पूछा गया है, तो आप कौन बताइएगा। तो एक्स का मान 99 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आएगा? आप कहोगे एक्स प्लस वाई जो है सर वो 180 डिग्री के बराबर है। 81 डिग्री। एक्स का मान मैंने रख दिया 99 डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप किसी का तो आंसर आया था, वाई का वैल्यू 180 डिग्री में से 99 डिग्री घटाना है। ठीक है, कितना आएगा बताइए? 81 डिग्री। 81 डिग्री। देखो क्या सोचेंगे, या तो आप ट्रेडिशनल जो मेथड है घटाने के लिए, मुझे पता है आप सभी लोग घटा लोगे, क्लास 10th में हो, इतना तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग घटा लीजिएगा। लेकिन देखो जल्दी से हम कैसे सोच सकते हैं, 180 में से हमें कितना घटाना था? 99। हम क्या करेंगे सर, 180 में से 100 घटा दीजिए ना। 180 में से अगर 100 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। मान लो 100 रुपए है, 180 रुपए है, और 100 रुपए आपको किसी को देने हैं, तो क्या बच जाएगा? 80 रुपए बच जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, एक ज्यादा घटा दिया था, हमें घटाना था 99, आपने घटा दिया 100, तो एक्चुअल में जो आंसर आपका आएगा 80 से एक ज्यादा आएगा, 81 डिग्री आएगा। ठीक है, 80 नहीं आएगा, अगर 100 घटाते तो 80 आता, लेकिन 99 घटाएंगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो 81 डिग्री आएगा। ठीक है, तो वाई का वैल्यू 81 आ गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे फाइनली,
इतना आंसर मत करना, ठीक है। इतना आंसर कई बार आप लोग लिख के आ जाते हो और आपका कुछ नंबर कट जाता है, ठीक है। जनरली कटना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कट जाए। तो आपको जो फाइनल आंसर देना है, आप कहोगे सर बड़ा कोण कितना है। बड़ा कोण आपका 99 डिग्री है, और छोटा कोण जो है आपका, छोटा कोण जो है 81 डिग्री। इन दोनों को जोड़ कर देखिए, वो 180 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। इन दोनों का अंतर देखिए तो अंतर भी 18 डिग्री का आएगा। अगर हमें चेक करना तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर देख लेंगे, 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटा कर देखेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ में आया, बताइए यस और नो। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी में कहां पर है, लेकिन होगा एनसीईआरटी। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर संख्या पर नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सारे फोकस कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट वाला चुन के लाया हूँ, ठीक है। तो ये सारे आने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर बोला क्या गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब डिफरेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर घटाव करेंगे, ठीक है। दोनों में अगर मैं सम बोलूंगा तो जोड़ देना, अंतर बोलूंगा तो घटाना होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस अंतर 26 का है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। पहली वाली संख्या है, या एक संख्या है तो दूसरी की 3 गुनी। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, मान ले दोनों संख्या, एक संख्या x और एक संख्या y। अब दो संख्या है तो उसमें कोई एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। जैसे बोला ना, एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ही मान लो कि मानना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि घटाव करेंगे तो इसको आगे रखना है, ठीक है। सिर्फ संख्याओं को x y मानने से बेटर क्या होगा, मान लो आप स्टार्टिंग में ही मान दिया करो, माना बड़ी संख्या जो है आपकी, बड़ी वाली जो संख्या है x, और जो छोटी संख्या है हमारे पास, क्योंकि दो नंबर रहेगा तो एक बड़ा है एक छोटा है। आप कह दे सकते हो सर दोनों बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, साफ लिखा गया है। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि बड़ा एक छोटा है, ठीक है। बड़ा को x मान दिया, छोटा को y मान दिया। तो कई बार ऐसा भी आप सॉल्व करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा संख्या को x और y मान लिया। समझिएगा सारी चीजें, क्योंकि कि हम x और y क्यों नहीं मान रहे। x और y मानने से क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे पता ही नहीं रहेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है। अब अंतर 26 कहने का मतलब, सर x में से y घटाएंगे तो भी 26 आएगा। अब मुझे नहीं पता ना कि कौन बड़ा है। अगर मैं ऐसे मानूं, अगर मैं बड़ी संख्या नहीं मानता तो y में से x घटाने पर भी 26 आएगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लिखूं, x में से y घटाकर 26 लिखूं कि y में से x घटाकर 26 लिखूं, ठीक है। मुझे नहीं पता चलेगा अगर मैं बड़ा छोटा नहीं मानूंगा तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हो, मान ले पहले कि सर बड़ी संख्या x है। तो अगर बड़ी संख्या x है, दोनों का अंतर अगर 26 है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्रश्न के अनुसार x में से y घटाएंगे तो 26 आएगा। क्या हम यहाँ पर y माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या 26, बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं, नो बताओ। सर। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बड़ी संख्या तो x माना आपने, ठीक है। बड़ी संख्या आपने x मान लिया पहले ही, ठीक है। तो आपको सर बड़ी संख्या x है तो x में से घटाइए छोटी संख्या को, तो x माइनस वाई बराबर 26 मान लिया। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 कैसे बनाएंगे, अब एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। बोला गया है एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्लियर है ना कि जो संख्या बड़ी रही होगी वही छोटी संख्या की 3 गुनी रही होगी। ऐसा हो सकता है कि छोटा संख्या 3 गुना हो जाए, बताओ। छोटा संख्या, नो। रिपीट करो इसको, चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया अभी, सिंपली मैंने ये बताया कि x माइनस वाई, मेरा कंफ्यूजन यही था कि x माइनस वाई बराबर 26 लिखे या फिर y माइनस एक्स बराबर 26 लिखे। कंफ्यूजन ये कि अंतर जब बोला जा रहा है तो अंतर में हो सकता है कि कोई भी बड़ा हो, लेकिन मुझे पता है कि हमने जो माना है बड़ी संख्या को x माना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 मिलना चाहिए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो 26 नहीं मिलेगा, वो माइनस का 26 मिलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर लिख दीजिए। समझ में आया, तो ये मैंने लिखा था। उसके बाद दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रहा है सर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बहुत जाहिर सी बात है, क्लियर है कि सर जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वो छोटा नंबर का 3 गुना रहेगा। छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर का 3 गुना कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एक छोटा नंबर बड़े नंबर का 3 गुना नहीं होगा, बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना होगा।
तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर मैं तरीका पहले बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिखकर देखो, बड़ी बात ये नहीं है इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर लेना, बड़ी बात है कि छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उसको समझना, ठीक है। क्योंकि छोटा गलती करोगे फिर आंसर नहीं आएगा आपका। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ये सीखिएगा। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ना, जो समझाने जा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, मैं मिटा दूंगा आगे, बस समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x और यहाँ लिख रहा हूँ y। हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, समझिए पहले इसको जो समझा रहा हूँ। x और y लिख दिया। अगर मैं लिखूं x और y बराबर, तो ये तो गलत है ना, आपको कि सर x और y बराबर नहीं है। इसमें बड़ी संख्या क्या है, ये वाला बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये नंबर क्या है, छोटा नंबर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखते जाओ, मैंने बड़ा छोटा कहाँ सारा चीज मेंशन कर रखा है, ऊपर में लिखा रखा है कि बड़ा संख्या x है, छोटा संख्या y है। अब बड़ा संख्या क्या है, छोटा संख्या का 3 गुना है। बीच में दिख रहा है बराबर का साइन, बीच में हमें क्या दिख रहा है, बराबर का साइन। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप कंफ्यूज होते हो। हाँ, आप कंफ्यूज होते हो कि सर 3 में गुना करूंगा, 3 किधर गुना करें, x में कि y में। आप देखो अगर इसमें गुना कर दोगे, ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 में x में गुना कर दोगे तो x तो पहले से बड़ा था, आप और 3 से गुना कर दिए तो दोनों बराबर नहीं होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। x 3 गुना है तो y को 3 से गुना करिए। आपको पता है सर बड़ा वाला नंबर जो है वो 3 गुना है, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, तो आप y को 3 गुना कर दीजिए ना, y को आप 3 गुना कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो y को जैसे ही 3 गुना करेंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे समझिए, एक नंबर लिया मैंने 8, एक नंबर मैंने लिया 24, ठीक है। अब देख रहा है 24 जो है 8 का 3 गुना है, 24 जो है 8 का 3 गुना है। अगर मुझे दोनों को बराबर करना हो तो मैं कहाँ 3 से गुना करूंगा, 24 में 3 से गुना करेंगे तब तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 24 में 3 से गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। मुझे 8 में 3 से गुना करना होगा, छोटे वाले नंबर 3 से गुना करिएगा, तो वो 3 गुना होकर के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखने का तरीका मैंने बताया, बस ये सारी चीज मिटा रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, अगर आप ये समझ गए हो तो आप काफी जल्दी से बोल दोगे कि सेकंड इक्वेशन जो बनेगा सर, एक संख्या x से, एक संख्या देखो मैं कैसे लिखता हूँ, एक संख्या 1 लिख दिया, दूसरी संख्या y लिख दिया, मैंने दोनों एक से थे। एक संख्या मैंने x लिख दिया, एक संख्या मैंने y लिख दिया, मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। आपको पता है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो आप छोटी संख्या को 3 से गुना कर दीजिए, तो छोटी संख्या को 3 से गुना किया, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर दूसरा जो समीकरण बन रहा है वो बन रहा है x बराबर 3y, ठीक है, ये बन रहा है समीकरण नंबर 2। अब इसको हम विलोपन नहीं लगाएंगे, इसमें हम इलिमिनेट नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 2 में x का जो मान है वो 3y है, x का वैल्यू 3y दिख रहा है। अब ये जो वैल्यू है समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x यहां से बोलोगे अब x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, आंसर आ भी गया है किसी एक का। x का वैल्यू 3y पुट करना है तो समीकरण 1 पहले लिख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। x के जगह पर आपको पुट करना है 3y, ठीक है। यहाँ मिल रहा है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y माइनस वाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2y। अगर कहीं भी आपका 26 है, सॉरी मैंने 2y लिख दिया, ठीक है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो मुझे बताते रहना। 2y बराबर 26 है आपका, तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 13। 13। y का वैल्यू मिलेगा 26/2। 26/2 कहने का मतलब 13, तो y का वैल्यू 13 आ गया। अब y का वैल्यू 13 है तो x का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। x का वैल्यू क्या है, आपको समीकरण 2 में x का मान जो था वो 3y था, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, y का 3 गुना, छोटा वाला नंबर का 3 गुना, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x बराबर 13 39, ठीक है। तो x का मान 39 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों अब देखो, आप एग्जाम में यहाँ पर जैसे अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक मैं बोल रहा था x का मान और y का मान बता दीजिए, आंसर कर दीजिए, लेकिन यहाँ x का मान y का मान नहीं पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था संख्याएं। तो आप यहाँ पर बोलिएगा फाइनली सर संख्याएं क्या होंगी हमारे, या तो इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, संख्याएं 39 तथा 13 है। आप देखिए
बड़ी वाली संख्या है जो इसका 3 गुना है, 13 3 39, और इसका डिफरेंस देखिए 39 में से 13 घटाओगे तो आपको 26 मिल जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो संख्याएं 39 तथा 13 है, आप यहाँ पर अपना आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, इक्वेशन बना लोगे, बाकी तो सॉल्व करने के लिए आपको सिखा ही दिया है। ठीक है, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज प्रॉब्लम, इसको कहते हैं एज प्रॉब्लम या आयु पर आधारित प्रश्न। अब इसको करने का क्या कंसेप्ट होता है, पहले आप इस चीज को समझिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि हमारे पास दो लोग हैं, ए, इसका नाम मैं कह रहा हूं, हमारा इसका नाम है ए, और एक और कोई बंदा है, इसका नाम है बी। दो लोग हैं ए और बी। अगर मैं कभी बोलता हूं कि ए की आयु 8 वर्ष है, लॉजिक समझना, अगर मैं कह रहा हूं ए की आयु 8 वर्ष है, इसका मतलब आप क्या समझोगी, ए का आज का आयु प्रेजेंट एज 8 वर्ष है, या फिर 5 साल बाद उसका एज 8 वर्ष होगा, बताइए। आयु, प्रेजेंट में वैल्यू। हाँ, तो अगर कभी मैं आयु लिख रहा हूं, देखिए अगर मैं आयु लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान आयु। ठीक है, अगर मैं नहीं भी लिखूं वर्तमान आयु, कहने का मतलब ही होता है वर्तमान। अगर मैं किसी के बारे में कहता हूं कि इसकी आयु 10 वर्ष है, मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं 5 साल पहले का एज बता रहा हूं उसका, या 10 साल बाद की बता रहा हूं। ठीक है, आयु का मतलब आज की बता रहा हूं, एट प्रेजेंट टाइम कितना आयु है। अगर मुझे 10 साल बाद की आयु बतानी होगी तो मैं बोलूंगा ना कि इस बंदे की आयु 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, 5 साल पहले इतनी थी। ठीक है, तो अगर पहले और बाद की रहेगा तो मेंशन रहेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ आयु लिखा रहे तो आप समझना प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, आज की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आयु, तो आप क्या बोलते हो, माना ए की प्रेजेंट आयु अगर एक्स वर्ष है, मुझे नहीं पता है ना कितना है, एक वेरिएबल मान लीजिए, वाई की एज मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पर सेम ही कलर कोड में करता हूँ ताकि ये सेम रहे। ठीक है, एक्स और वाई, ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप बोलोगे सर आयु कहने का मतलब वर्तमान ही होता है, वर्तमान यानी प्रेजेंट। अगर मुझे पता करना हो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद एक की आयु कितनी हो जाएगी, ये 5 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, x+5। x+5, आपको सर जितनी भी आयु रही होगी उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, ए की आयु 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। बी भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, बी थोड़ी रुका रहेगा, ए अगर बड़ा होगा तो बी भी साथ के साथ बड़ा होगा, तो ये भी y y प्लस, प्लस ठीक है, y+5 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ये 20 साल का रहा होगा तो अभी ये 25 हो जाएगा, और ये अगर 30 का रहा होगा तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल दोनों बड़ा हो गया। ठीक है, 5 वर्ष के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं कभी कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले क्या सिचुएशन रही होगी, अगर आज x -7। 7, तो आपको सर आज अगर x वर्ष का है तो 7 साल पहले x में से 7 साल घटा देंगे, इतने वर्ष का रहेगा, और y भी तो छोटा होगा, y भी छोटा होगा। ठीक है, तो y 7 साल पहले y -7 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, और सभी में मैंने क्या गलती की, जो गलती मैंने किया वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हमें आप करोगे तो मैं टोक दूंगा आपको। ठीक है, कि मैंने गलती क्या किया, सभी जगह इकाई लगाई है। ठीक है, वर्ष, वर्ष, ठीक है, वर्ष या फिर ईयर्स लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर्स लगाना जरूरी है, क्योंकि एज जो बताएंगे हम लोग ईयर्स में बताएंगे, किलोग्राम में तो बताएंगे नहीं। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में तो बताएंगे नहीं, तो 5 साल 10 साल ऐसे बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया क्या कंसेप्ट, कि आज अगर x है तो 5 साल बाद x+5 होगा, 7 साल पहले x-7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है एज का, देखो क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन में सिचुएशन, एक कहानी लिखा गया है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में जो जो बोला गया है उसको आप लिखते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आंसर नहीं मांग रहा आपसे, आयु चाहे जो कहानी है वो चाहे 7 साल बाद की बताई जाए, 5 साल पहले की बताई जाए, 13 साल बाद की बताई जाए, 100 साल पहले की बताई जाए, उससे मतलब नहीं है। हम जो एज मानते हैं एक्स और वाई, वो प्रेजेंट मानते हैं, आज के दिन किसी की आयु कितनी है उसको एक्स मानेंगे, किसी की आयु कितनी है वाई मानेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है। क्वेश्चन को पढ़िए। पहले तो जब क्वेश्चन आएगा मेरे पास एग्जाम में, तो पहले मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा। 5 वर्ष, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने से ही काफी कुछ आइडिया लगता है। 5 वर्ष बाद अमित की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ तो समझ में आया। 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अमित की वर्तमान आयु क्या है? मतलब इतना क्वेश्चन एक बार जब पढ़ लिया ना, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सर दो लोगों की बात की जा रही है। एक अमित की बात की जा रही है और एक उसके पुत्र की बात की जा रही है, उसके बेटे की बात की जा रही है, फादर एंड सन की बात की जा रही है। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जो सिचुएशन है वो 5 वर्ष बाद की दी गई है और 5 वर्ष पूर्व की दी गई है। तो कई बार आपको कई किताब में लिखा मिल जाएगा कि माना 5 वर्ष पहले अमित की आयु इतनी थी, मत करना वो सारा चीज। ठीक है, 5 वर्ष पहले कितना था, 10 साल बाद कितना है, मत करना। आप सिंपली मानो आज के डेट में कितना आयु है। अमित की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, वर्तमान काट भी दूं, अगर ऐसे ही पूछ दूं कि अमित की आयु क्या है, तो भी वर्तमान ही बताओगे आप। 5 साल पहले 10 साल बाद नहीं बताओगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि अमित की जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे माना अमित की आयु, देखो मैं वर्तमान नहीं लिख रहा हूं तो भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। अमित की आयु मतलब कॉमन सी बात है कि मैं आयु लिख रहा हूं तो आज ही की बात कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि 4 साल पहले की बात करूंगा। अमित की आयु x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितना मान ले? y plus पुत्र 5. नहीं, पुत्र आज की डेट में मानो, y मान लो। ठीक है, क्यों y प्लस 5? y प्लस 5 क्यों? y मान लो ना, प्रेजेंट आज के डेट में उसकी आयु y है। बनाने के लिए y plus 5 रखेंगे हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। सर, वो इक्वेशन बनाने के लिए y plus 5 रखेंगे। हाँ, इक्वेशन बनाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आज के डेट में मैंने x और y मान लिया। अब 5 वर्ष बाद जब करेंगे तो x प्लस 5 y प्लस 5 कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा। तो आज के डेट में मैं आयु x और y ही मान रहा हूँ। 2% है, दोनों का x और y मान लो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर पिता पुत्र है, कभी माता और उनकी बेटी दे दे। ठीक है, कभी हो सकता है राम और श्याम दे दे, मोहन सीता दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, तो 2 लोग दे देगा, x और y मान लेना। ठीक है, हमेशा ऐसा करना, x और y मान लो, 2 लोग की आयु x और y। अब क्या बोलेंगे, सर ये तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, आज के डेट में इसकी आयु पिता की आयु और पुत्र की आयु में क्या संबंध है, हमें नहीं दिया गया। अगर दिया रहता तो हम कुछ लिख देते। लेकिन जो कहानी हमें बताया गया है, सिचुएशन जो बताया गया है, वो 5 वर्ष बाद की बताई गई है। आप मूवी भी देखते हो ना, मूवी में लिखा था ना आफ्टर 5 ईयर्स, तो वही चीज है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद की कहानी है। तो आप भी लिख दीजिए आफ्टर 5 ईयर्स। आप यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष बाद, यहाँ पर आप लिखो अपने कॉपी में 5 वर्ष बाद, बस हेडिंग लगा दिया। अब आपका कॉपी चेक करने वाला जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे समझ जाएंगे कि आपने 5 वर्ष बाद की कहानी यहाँ पर लिख रहे हो। तो मुझे बताइए अमित की आयु कितनी हो जाएगी? अमित की x आयु plus कितनी हो 5 जाएगी? year plus 5. आप कहोगे सर प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो इसकी आयु जो हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी के लिए वर्ष हटा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर आज के डेट में y साल का है। ठीक है, y है, तो 5 साल बाद उसकी जो आयु हो जाएगी वो y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, y प्लस 5 हो जाएगी, यही होगा ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग समझना। एक लाइन लिखा गया यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद अमित की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, किसकी आयु 3 गुनी होगी? बहुत ही जाहिर सी बात है, अमित की आयु 3 गुनी होगी। जो पिता है वो बड़ा रहेंगे ना, कभी भी पिता छोटे थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही क्लियर है, कभी कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है कि सर अमित की जो एज होगी वो उसके पुत्र की एज से 3 गुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ बहुत क्लियर है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ अमित, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिख रहा हूँ, ये मत लिखना। अमित लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर सन लिख दिया। ठीक है, जो भी नाम है उसका, ये दोनों आपस में बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मुझे किसमें 3 से गुना कर देना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए जिनकी आयु? बताओ। सन में. सन में, सन में। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी फादर जो है वो बड़े रहेंगे। सर ये बड़े हैं, इसमें आप 3 से गुना कर दोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, दोनों बराबर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सन में अगर 3 से गुना कर दोगे, कि अमित ऑलरेडी 3 गुना है, तो सन में 3 गुना से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि अमित और उनके सन की बात की जा रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा रहता ना, इसमें ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर नोट कीजिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राहुल और मोहन, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर राहुल और मोहन मेंशन रहता तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि राहुल की एज 3 गुनी है कि मोहन की एज 3 गुनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 3 गुना हो सकता है, राहुल मोहन में कोई बड़ा हो सकता है। पिता पुत्र में तो आपको बहुत क्लियर है, माता और पुत्री लिखा रहेगा तो बहुत क्लियर है कि माता बड़ी रहेगी, पुत्री छोटी रहेगी। ठीक है, लेकिन राहुल और मोहन में क्लियर नहीं है ना कि राहुल बड़ा है कि मोहन बड़ा है। तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना होगा कि राहुल बड़ा तो मोहन में 3 से गुना करेंगे, मोहन बड़ा तो राहुल में 3 से गुना करेंगे, किसी में करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, पिता और पुत्र के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ेंगे नहीं, बहुत ही क्लियर है, बस इतना देख लिया 3 गुना। ठीक है, 3 गुना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 गुना है। ठीक है, ऑफकोर्स सर पिता ही 3 गुना रहेगा, फिर बेटा 3 गुना कैसे हो सकता है? ठीक है, कभी नहीं 3 गुना हो सकता है। तो यहाँ पर सीधे लिखोगे सर अमित, ये समझाने के लिए बस 3 इंटू पुत्र। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर अमित की आयु कितना आपने लिया था, x+5। ठीक है, बराबर 3 गुना यहाँ पर लिख दोगे y+5। यह सिचुएशन है 5 साल के बाद। यहां से एक समीकरण बना लीजिए आप, इक्वेशन बन जाएगा जल्दी से। इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है x+5 बराबर 3y+15। देखो कैलकुलेशन में कोई डाउट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर डाउट हो तो बताइएगा। 3y+15 गुना कर दिया, यहां से आपका मिल जाएगा x-3y, y को इधर लेकर आ गया। ये 15 में से 5 घटाकर लिख दोगे सर 10, ये 15 इधर 5 है, 5 उधर जाकर घटाएंगे, x-3y बराबर 10 आ गया। तो एक समीकरण तो ये बन गया, x-3y हमारा 10 के बराबर आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद अभी तक हमने बस एक कंडीशन लिखा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ था, कहानी और भी बाकी है। बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व की भी कहानी कुछ बताई गई, 5 साल पहले क्या था वही बताया गया। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तो 5 वर्ष पूर्व पहले लिख दो अमित की आयु कितनी रहेगी, अमित की आयु कितनी रहेगी बताओ। अभी x-5 5 ठीक है, x-5। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ 5 दिया गया है, हो सकता है कि 7 वर्ष पूर्व लिख दे तो x-7 लिखेंगे, अगर 10 वर्ष पूर्व लिखेगा तो y-7 लिखेंगे। ठीक है, x-7 लिखेंगे, डिपेंड करेगा क्या दिया गया है। अब पुत्र की आयु मैं लिख देता हूँ आपको, सर अभी अगर y वर्ष का है तो 5 साल पहले y-5 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार बोलेंगे सर 5 वर्ष पर पहले क्या सिचुएशन था, अमित की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अब एक बार ही पढ़ के क्लियर हो गया, 7 गुना का मतलब ऑफकोर्स पिता 7 गुना रहा होगा, डेफिनेटली पुत्र तो 7 गुना हो नहीं सकता। तो आपको सर यहाँ पर x-5 में लिख देता हूँ ऐसे, ये लिखने से काफी क्लियर हो जाता है, गलती करने का स्कोप कम हो जाता है, आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमित और पुत्र को मैं बराबर कर दिया, इसको 7 से गुना कर देता हूँ, पुत्र को 7 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। 5 साल पहले ऐसा ही सिचुएशन था, तो अमित का एज है 5 साल पहले, x-5। ठीक है, बराबर 7 y-5। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल रहा है, x-5 इज इक्वल टू 7y-35। ठीक है, 7y-35 सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब तो बाकी इस कैलकुलेशन से ही रह गया, x-5 बराबर 7y। अच्छा चलिए इसको इधर ले आओ ना, y वाले टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ। x-7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5, ऐसा आएगा, माइनस का 35 प्लस का 5, ये 5 उधर जाएगा, तो -35 + 5 कितना बनेगा, -30 -30, तो -30 लिख दिया। ठीक है, अब ये दो समीकरण हमारे पास रेडी है, x-7y बराबर -30। अब क्या करें, अब समीकरण देखो यहाँ पर आप विलोपन, हाँ बताओ, बिल्कुल बताइए। सर एलिमिनेशन यूज करेंगे। एलिमिनेशन यूज करेंगे, ज्यादा बेटर है। देखो दोनों, इसमें तो मैं दोनों ही को बेटर बोलूंगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पहले तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इतना सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्ट ये था कि आपने इक्वेशन बनाना है। 2 समीकरण मैंने बना लिया, इसको नंबरिंग भी कर दो, पहले इसको समीकरण 2 कर दो। पहली पार्ट तो ये थी कि हमने समीकरण बना लिया, फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो सिचुएशन सेकेंडरी है वो तो कर ही लोगे, चाहे प्रतिस्थापन यूज करोगे चाहे विलोपन यूज करोगे, दोनों ही कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये आसान है वो आसान है। आप, मैं दोनों ही तरीके से एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, मैं करूंगा विलोपन लेकिन मैं बताता हूँ दोनों तरीके से। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू कितना आएगा सर 10 + 3y। ठीक है, 10 + 3y सेकंड वाले में पुट कर दीजिएगा, वहां से सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 समीकरण को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है,
पहला समीकरण है मेरे पास x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। आप क्या बोलोगे सर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मुझे दिख रहा है x का गुणांक सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं, अब आपको पता होगा मैंने घटाओ क्यों किया, घटाया क्यों घटाया, क्योंकि x का साइन भी सेम है, सेम साइन में घटा देते हैं, जिनके गुणांक सेम है उसके साइन भी सेम है तो घटाएंगे, और घटाने के लिए साइन को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस का बन गया और ये प्लस का बन गया, तो x से तो x कट गया, ये बन जाएगा माइनस का 3y प्लस का 7y, ठीक है, बराबर 10 प्लस 30, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है 4y जो आएगा, 7y में से 3y घटाएंगे, 4y का वैल्यू 40 के बराबर आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ गया आपका 40/4, यानी कह दोगे सर y का वैल्यू 10 आ गया। क्लियर, y की वैल्यू 10 आ गई। अब आप मत सोचो कि y क्या है, रहने दो, आप x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर लिख देना y बराबर दिस समीकरण 1 में पुट करने पर लिखेगा जरूर, यहाँ पर बोलेंगे सर x माइनस 3y बराबर 10 है, x तो x रहा, माइनस 3 इंटू 10, y का वैल्यू 10 था बराबर 10 है, सॉल्व किया तो कितना मिल रहा है x माइनस 30 बराबर 10, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो 30 प्लस 10 40 के बराबर आ रहा है, ठीक है, x का वैल्यू 40 आ रहा है। अब x और y आंसर करके छोड़ देंगे तो फिर कुछ ना कुछ नंबर तो कट ही जाएगा आपका, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर काट लिया जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, अमित की आयु, क्योंकि आपसे पूछा तो बस अमित का आयु गया था ना, आप लिख दोगे अमित की आयु, वर्तमान लिखने की जरूरत नहीं है, अमित की आयु या वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x लिखा था हमने, अमित की आयु x लिया था, ठीक है, तो आपको 40 वर्ष, ठीक है, ऑफकोर्स जो बड़ा रहेगा वही पिता रहेगा ना, आपको 40 वर्ष। अगर मुझसे पूछा जाता कि पुत्र की आयु बताइए तो मैं बता देता, नहीं पूछा जा रहा तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ पुत्र की आयु क्या है 10 वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष। क्लियर, समझ में आया। तो पिता की आयु मैंने 40 वर्ष बता दिया और पुत्र की आयु मैंने 10 वर्ष बता दिया। अगर हमें चेक करना हो कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है, आंसर हमारा सही आया है कि गलत आया है, आप जल्दी से रफ में चेक कर दोगे। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप रफ में चेक करके मैं बता रहा हूँ। आपने बोला अमित की आयु 40 और उसके सन की आयु 10, 5 वर्ष बाद ये 45 की हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद। देखो 15 3 गुना है, बोला था ना 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 वर्ष पहले की बात करूं तो ये देखो हो जाएगा 35 वर्ष का, और ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का, तो देखो ये 7 गुना है, 7 गुना है, तो यहाँ से बिल्कुल आपका आंसर सही दिख रहा है, तो जो हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है, तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं जो भी कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अभी देखो पूरा सॉल्यूशन तो नहीं आ पाएगा एक पेज पर, फिर इतने छोटे में आपको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या पूरा सॉल्यूशन, बताओ। स्क्रीनशॉट लो फिर उसको जूम करके शायद हो जाएगा, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब 2 पार्ट में ले लो, ठीक है, एक पार्ट तो इतना ले लो, पहले पहले इतने पे ले लो, मैंने समीकरण बना लिया, 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1, चलो उसके बाद आगे के सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया, एक बार समीकरण बनाया फिर समीकरण को हल कर दिया। तो अंतर क्या है, बाकी सेकंड पार्ट तो सेम है, बस पहले भाग में समीकरण बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर भिन्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आसान है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, चलो पहले मुझे बताओ 1-2 भिन्न का एग्जाम्पल मुझे दोगे, यानी 1 भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 7/5। सर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। नाइस, चलो ये आंसर मुझे मिल गया। सर वो जो नंबर p/q के रूप में दिखता है उसको भिन्न कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि भिन्न का परिभाषा बस इतना ध्यान रखेगा, उदाहरण मुझे 3/5 पता है, इसमें मुझे पता है ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो p हमारा न्यूमरेटर होता है, p हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अंश और हर। अब इस पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, किसी भिन्न के अंश, क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके लैंग्वेज से समीकरण बनाइए, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स के भाषा में बदलिए।
बोला गया है किसी भिन्न, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना भिन्न वाला, मान लो एक्स वाई, ठीक है, एक्स बटा वाई, यदि किसी भिन्न के अंश, पहले तो क्या करेंगे क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन आता है, अगर मैं क्लास 10th में था तो पहली बार तो यही करता था, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज्यादा चीज तो दिमाग में नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सेंस आ जाता है क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में भिन्न की बात की जा रही थी, अंश में कुछ जोड़ा गया था, हर में कुछ जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस स्ट्रक्चर में लेकर जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे माना जो भिन्न है वो क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो बोलेगे सर मान लेते हैं भिन्न हमारा x बटा वाई, ठीक है, x बटा वाई, ठीक, हमें भिन्न नहीं बताना ना, x बटा वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ a/q, इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसका जगह पर हिंदी में लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, प्रश्नानुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप a/q लिख सकते हो, ठीक है, a/q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ा तो 9/11 बन गया, तो लिखा हुआ था x बटा वाई, लिखा गया था x बटा वाई, अब है हमारा भिन्न x बटा वाई, लेकिन मैं अगर ऊपर में भी 2 जोड़ दूं, अंश में भी 2 जोड़ दूं और हर में भी 2 जोड़ दूं, तो भिन्न जो है वो 9/11 बन जाता है। क्वेश्चन में तो ये बोला ना कि अगर आप दोनों में 2 जोड़ दीजिएगा तो 9/11 बन जाएगा, ठीक। अब अगर मैं ऐसा लिखूं a/5 बराबर 7/9, ठीक है, तो इसका मतलब 7 मैं लिखता हूं b, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, a को b से गुना करोगे तो ये लिखोगे सर a गुना b बराबर 5 गुना 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 5 गुना 7, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्रीन रुक गई है, पता नहीं है क्या इशू आ रही है, ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। स्क्रीन रुक गई है। यस यस यस, हाँ मुझे पता है स्क्रीन स्टॉप है, ठीक है, मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। दिख रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर लिखा गया था a/5 बराबर 7/b, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, a को b से गुना करते हो और 5 को 7 से गुना करते हो और लिखते हो सर a गुना b बराबर 5 गुना 7, जो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई का। यहाँ पर अगर बीच में बराबर का साइन है, बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर से आप क्या बोलोगे, सर 11 जो है, ये देखो ये जो 11 है वो x+2 के साथ गुना हो जाएगा और ये जो y+2 है वो 9 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इक्वेशन बनाइए 11 इंटू x+2 बराबर 9 इंटू y+2, देखो बीच में मैंने इंटू का साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट और कोई संख्या के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके एक समीकरण बना लीजिए, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। कोई भी एक छोटा सा मिस्टेक आपका आंसर गलत कर देगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताना, ठीक है। चलिए, तो यहां से मिल जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे, 18 में से 22 घटाकर कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा क्या बताओ। तो एक समीकरण मिल गया 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है, एक समीकरण तो ये मिल गया हमारे पास, ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर और भी कुछ दिया गया था क्वेश्चन में, अभी तो हमने अधूरा ही पढ़ा था ना, अभी और भी है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे बताइएगा, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x बटा वाई था, आपने अगर दोनों में 3 जोड़ दिया तो मैं ऐसा लिख दूं, बताओ ये मैंने सही लिखा है क्या। सर माइनस का नहीं आएगा, प्लस का प्लस आएगा का साइन। आएगा, तो आपको सर आपने बोला था कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़िए, तो आप x+3 लिखोगे, यहाँ भी y+3 लिखोगे, 5/6 आएगा। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने ये करवा दिया, अब जरूरी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस एक टाइप सिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाए कि अंश में 3 और y में 5 जोड़े तो 5/6 बन जाए, तो ऐसे केस में आप लिखोगे सर अंश में 3 जोड़ा था, y में 5 जोड़ा था तो 5/6 बन गया, तो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अंश में 3 घटाने पर और y में 5 जोड़ने पर ऐसा होता है, तो अंश में 3 घटाइएगा, y में 5 जोड़िए, ठीक है, जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा
उसको बड़ा ध्यान से देखकर आप पढ़ के उसको इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था दोनों में 3 जोड़ना है, तो x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये जो है सर 5/6। यहाँ से आपका बनेगा 6x प्लस, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। हमने क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहां से मिल रहा है 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15। यहां से क्या मिल रहा है 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, तो 6x माइनस वाई 5y बराबर माइनस का 3। दो समीकरण बन गया। अब मुझे बताओ आप सोल्व कर लोगे इसको, दो समीकरण दो इक्वेशन, बताइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए। इसको समीकरण नंबर 1 बोलोगे, इसको समीकरण नंबर 2 बोलोगे। इसको सॉल्व कर दो या कर लोगे आप लोग, क्योंकि एक टाइप और है फिर कवर हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई करना और जो भी आएगा वो, अच्छा ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन ना वो शायद भिन्न का ही है, सॉल्व कर ही लेते हैं, कुछ सीख ही जाओगे इसमें, ठीक है, अधूरा क्यों छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर क्या है, एक 11x माइनस 9y है, 6x माइनस 5y है, ठीक है। मैं दोनों समीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इस वाले में मैं कभी भी करने के लिए तो प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा। प्रतिस्थापन यूज करेंगे कैलकुलेशन लंबा होगा, ठीक है। मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर विलोपन लगाना चाहूंगा। तो पहला वाला जो समीकरण है वो लिखा गया 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। फिर से स्टॉप हो गया, सॉरी, हाँ बिल्कुल स्टॉप है। 1 मिनट में नेटवर्क चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क सही है, फिर भी स्क्रीन रुक रही है आज, ठीक है। देखते हैं एक बार, अभी सही है, ठीक है, ठीक है, अभी सही रहेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, बस दोनों समीकरण को लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन की जगह पर मैं विलोपन यूज करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए किसी भी x या y का गुणांक सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे किसी भी एक समीकरण में गुना करोगे ना काम नहीं चलेगा, नहीं सेम होगा। मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक 9 दिख रहा है और समीकरण 2 में y का गुणांक 5 दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है सर 5 में कितना भी से गुना करके 9 तो नहीं आएगा, 9 को गुना करने पर 5 नहीं आएगा। तो मैं y के गुणांक अगर सेम करना चाहूँ तो एक ऐसा नंबर सोचिए, एलसीएम देखिए 9 और 5 का, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो 9 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं। तो आपको सर 45, 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। 45 9 के टेबल में भी आ जाएगा और 45 5 के टेबल में भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 में जो समीकरण 2 में y का गुणांक है 5, इससे गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। और समीकरण 2 में 9 से गुना करूंगा, ये 9 कहां से आया, यहाँ से आया, ये वाला 9, और ये 5 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर ऐसा करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि समीकरण 1 में जो y का गुणांक है बन जाएगा 45, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो भी बन जाएगा 45, 9 से गुना होकर, ठीक है। तो आप बन जाएगा आपका समीकरण, पहला समीकरण बन गया, 5 से जब गुना कर रहे हो सभी टर्म से गुना होगा तो बन जाएगा 11 पंजे 55x माइनस 45y, 5 से गुना किया, और ये बन जाएगा माइनस का 20, 5 को 4 से गुना किया। अब 9 को जब मैं गुना कर रहा हूँ, इस 9 को जब मैं गुना कर रहा हूँ सभी टर्म से, तो 6x से गुना होगा तो 9 छक 54 मिलेगा, 54x, 5 से गुना होगा तो 5 नामा 45, ठीक है, माइनस 45y बराबर 9 तिया 27, माइनस का 27, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करोगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि y का गुणांक सेम है और दोनों का साइन भी सर सेम है। तो साइन अगर सेम है तो इसको जोड़ नहीं सकते, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप घटाव करोगे, ठीक है, घटाव करोगे समीकरण 1 में से 2। जब घटाव करोगे तो साइन चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका माइनस 45y प्लस 45y कैंसिल, यहाँ पर दिख गया आपका 55x माइनस का 54x बराबर माइनस का 20 प्लस का 27। सॉल्व करिए और x का वैल्यू बताइए। तो 55x में से 54x घटाओगे x मिल गया, और माइनस 20 प्लस 27 कितना मिलेगा, घटाव करेंगे 7 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या आएगा, प्लस का साइन है, ठीक है। तो x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू 7 किसी भी समीकरण में पुट करिए, जो सबसे आसान है उसमें पुट करेंगे। देख लेते हैं कौन सा समीकरण सबसे आसान है, ये वाला मुझे दिख रहा है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो इस वाले में पुट करो समीकरण 2 में,
ठीक है, समीकरण 2 को ले रहे हैं। समीकरण 2 लिखा हुआ है 6x माइनस 5y बराबर -3। थोड़ा आप लिख देना समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहां से मिल जाएगा x का वैल्यू 7, 6 इंटू 7 माइनस 5 इंटू वाई या 5y बराबर -3, 42 माइनस का 5y बराबर -3, माइनस का 5y बराबर -3 माइनस 42, ये मिल जाएगा माइनस का 5y बराबर माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 45/5, 45/5 करने का मतलब 9, ठीक है, तो y का वैल्यू आपका 9 आ गया, ठीक है। तो हमें x और y थोड़ी पूछा गया था, हमसे तो भिन्न पूछा गया था ना, तो आपको सर भिन्न क्या बनेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड जो भिन्न बनेगा, अतः आप फाइनल लिखोगे, जो भिन्न है हमारा वो क्या है, x/y था ना, x/y था, तो आपको सर x का मान 7 और y का वैल्यू 9, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनता है 7/9। क्लियर? हाँ बिल्कुल, आंसर इसका 7/9 आएगा। चलिए, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका, पूरा तो एक पेज पर शायद नहीं आ पाएगा, तो आधा एक पार्ट आप इतना ले लो, पहले तो आप इतने भाग के सॉल्यूशन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ तक पहला एक भाग हुआ, हमने समीकरण को फॉर्म किया है, ठीक है, उसके बाद समीकरण को हल कर दिया। हमेशा 2 पार्ट में ऐसे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, एक बार समीकरण को फ्रेम करोगे, अभी लेफ्ट मत करना, मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी होमवर्क भी मिलेगा। समझ में आ गया? जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए, क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, Yes, sir. चलिए, अभी क्या कर रहा हूँ, और मैं कुछ होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ आपको, आज लिंक नहीं मिलेगा होमवर्क का, लेकिन होमवर्क क्या है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर मैं इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप सॉल्व कर लेना। ये आपका होमवर्क, ट्राई करिएगा, ठीक है, ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क नंबर 1, ठीक है, होमवर्क 1 ले लिया, मैं 5-5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए, हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। कोई, ये होमवर्क नंबर 2 है आपका, होमवर्क 2, जितना भी क्वेश्चन करवाया सभी का एक एक टाइप है, ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ये देखो, ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे, बिल्कुल मत सोचना कि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, बस यहाँ पर ऑप्शन है, यूज कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा प्रॉपर। होमवर्क नंबर 2 हो गया आपका। ये आंसर, चलो आंसर तो मैं बेकार ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 3, होमवर्क 3, ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2 पूरक, यहाँ पर पूरक है, योग 90 होगा, ठीक है, योग 90 डिग्री होगा पूरक के लिए, ठीक है, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद कौन सी क्वेश्चन दे तक रहा है हम, उसको लेना हाँ है। बताओ, ले लियो बाद में ना। एक तो स्क्रीनशॉट लेना है, रुक उसको जा। सॉल्व करिएगा, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क 4। अच्छा, माइक बंद कर लो, अंजलि के नाम से एक बच्चे, आपका माइक ऑन है, अंजलि गुप्ता, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क 4 है, एज प्रॉब्लम है ये, एज पर आधारित, ठीक है, सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, तो इसके अलावा भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और ये एक भिन्न वाला है, फ्रैक्शन पर है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलिए, तो इतना है आपका होमवर्क, ट्राई करिएगा, आज लिंक नहीं सेंड करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए।